अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th है, सब्जेक्ट है साइंस और हम डिस्कस कर रहे हैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझा था, ग्रीन हाउस गैसेस को और ग्लोबल वार्मिंग को समझा था। आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कंसिक्वेंसेस क्या है, नताइज क्या हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इससे क्या असरात इसके हो रहे हैं हम पे। तो मैंने कहा था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, इसे ग्लोबल इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वो बढ़ रहा है। तो इसके नताइज क्या हैं? जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो ग्लेशियर्स फ्रोज़न हालत में थे वो अब इस टेम्परेचर इंक्रीज से मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स वैसे भी पिघलते रहते हैं, जिनकी वजह से दरियाओं में पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ग्लेशियर्स हद से ज़्यादा पिघलेंगे, रेट उनकी जो मेल्टिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। नतीजा ये होगा एब्रप्ट जो लेवल है वाटर की इन रिवर्स इन स्ट्रीम्स वो बढ़ जाएगी, जिससे खतरा है कि फ्लड्स आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, अचानक सैलाब आ सकते हैं। तो आजकल ये विजिबल भी है। जब पानी बहुत ज़्यादा बहाव आएगा, दरियाओं में लगातार आएगा, तो नेचुरली जो समंदर है, ओशन है या सी है, उनकी जो लेवल है, एवरेज लेवल, वो भी बढ़ जाएगी। जब उनकी एवरेज लेवल बढ़ जाएगी, ये कहा जाता है अगर कुछ सेंटीमीटर ही इन ओशंस की लेवल बढ़ेगी तो तबाही बर्पा होगी। तो सी लेवल या ओशन लेवल बढ़ने से तो जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका जीना बड़ा मुश्किल होगा। दुनिया की निसफ़ आबादी, निसफ़ मुल्क जो दुनिया के हैं, वो एवरेज सी लेवल से डाउन ही, उनकी जो लोकेशन है वो डाउन ही है, उनका आल्टीट्यूड जो है वो सी लेवल से कम ही है, इसलिए उनको सबमर्ज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। जैसे ही एवरेज लेवल बढ़ जाएगी समंदर की, तो बहुत ज़्यादा आइलैंड नेशन जितने भी हैं वो पानी के नीचे डूब जाएंगे। और जितनी भी कोस्टल मैंग्रोव लाइफ है, मैंग्रोव्स वहाँ पे फॉरेस्ट रहते हैं, जिनसे बहुत सारे हमें फ़ायदे होते हैं, या कोरल रीफ्स हैं इन ओशंस में, या एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है, मछलियाँ हैं समंदरों में, बाकी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, या बहुत सारे काम वहाँ पे होते हैं, तो वो सब उनको नुकसान होगा। तो इंसानी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है, प्लांट लाइफ को ख़तरा भी है, मैरीन लाइफ को भी ख़तरा है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो चेंज इन क्लाइमेट भी होगा। दुनिया का जो निज़ाम है मौसम का, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कब बर्फबारी होगी, समर कब होगा, विंटर कब होगा, इस सब में चेंज आएगा। सनशाइन कितना होगा, कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी, इस ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न में एक बिल्कुल चेंज होगा। और दुनिया में जब मौसम की तब्दीली हो जाएगी, जो आजकल आया भी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इंसान को यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जब इतना बड़ा मसला है तो कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो कंट्रोल में हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके पीछे सबसे बेसिक जो वजह है वो यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में उनकी तादाद बढ़ गई है, जिसे एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है वो फोसिल फ्यूल के जलाने से ही निकलता है। जब हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, सीएनजी, इन सब चीज़ों को जलाते हैं तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। तो हमें चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी जो कंजप्शन है इसको हम रोकें, कम कम करें, कंट्रोल में रखें। तो ज़रूरी ये भी है कि हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो है उनको तलाश करें। अल्टरनेटिव फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जो मुतबादिल हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की, जिनके जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलते हैं, जैसे सीएनजी है, या सोलर एनर्जी है, या विंड एनर्जी है, या थर्मल एनर्जी है, या आजकल न्यूक्लियर एनर्जी की बात भी हो रही है। इन सब फ्यूल्स को अगर हम इस्तेमाल करें, इन एनर्जीज़ को इस्तेमाल करें फॉसिल फ्यूल्स की जगह, तो हम बहुत हद तक ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कंट्रोल करेंगे। तो दूसरा है एफॉरेस्ट्रेशन। जंगल का कटाव ख़त्म करेंगे, दोबारा जंगल हम आबाद करेंगे, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं और एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं, गुज़ा बनाते हैं। लेकिन जंगलों के कटाव से फ़ोटोसिंथेसिस रेट कम हो गई है, क्योंकि पौधे कम हो गए हैं। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पहले पौधे इस्तेमाल करते थे, अब वो पौधे कट गए हैं, तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में ही जमा रहता है। अगर हम
बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जो एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है, इसको हम कन्वर्ट्स कर सकते हैं एनर्जी में। तो पेड़ पौधे इसको इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर से गुज़ा बनाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल उतनी आ जाएगी जितनी ज़रूरत है। तो लोकल लेवल पे, अपनी लेवल पे भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पेड़ पौधे उगाएं, यूं ही बेकार में चीज़ों को ना जलाएं। जिन चीज़ों को हम लैंड फिलिंग में या ज़मीन के नीचे उनको फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर न जलाएं। माहौल को हम आलूदा न करें ग्रीन हाउस गैसें से। थैंक यू, शुक्रिया।